सभी को जोहार। तो झारखंड के एमसीक्यू सेशन में आज हम लोग पहला प्रश्न देखने जा रहे हैं। झारखंड के मूल गैर जनजाति लोगों को कहा जाता है। पहला प्रश्न है, झारखंड के मूल गैर जनजाति लोगों को क्या कहा जाता है। जो गैर जनजाति है लेकिन झारखंड के मूल निवासी है उसे क्या कहा जाता है। दिक्कू, आदिवासी, सदान या इनमें से कोई नहीं। जो झारखंड के मूलवासी है लेकिन वो गैर जनजाति है उसे सदान कहा जाता है। दिक्कू को बाहरी के रूप में जाना जाता है कि बाहरी लोगों को दिक्कू कहा जाता है। आदिवासी वे लोग हुए जो जंगलों में आदि काल से निवास करते आए हैं। जंगलों में आदि काल से इन लोगों का निवास रहा है, इसलिए इसे आदिवासी कहा जाता है। इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि ये दोनों ऑप्शन कट गए और इसकी वजह से ये भी ऑप्शन कट गए और सदान आपके उत्तर हो गए कि जो झारखंड के मूलवासी हैं लेकिन वो गैर जनजाति हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, सदान। सदान के बारे में थोड़ी और स्पष्ट कर लें। झारखंड की बातें करें तो झारखंड की 100% जनसंख्या में देखेंगे कि 60% सदानों का निवास है। 60% सदानों का निवास है और 40% जो बच जाते हैं इसमें से आपके झारखंड के जनजातियों का निवास है। सदानों के बारे में कहा जाता है कि जो सदान है वो झारखंड में आकर के बसे हुए हैं। जो सदान है वो झारखंड में बसे हुए हैं लेकिन झारखंड के मूलवासी हैं, झारखंड के गैर जनजाति होते हुए मूलवासी हैं लेकिन इसकी बसाव बाहर से आकर के झारखंड में बसे हुए। ये थी आपकी 1 नंबर क्वेश्चन के उत्तर, सदान। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। सदान किसे कहते हैं। तो सदान हम लोगों ने अभी पढ़े कि गैर आदिवासी मूलवासी को सदान कहते हैं। गैर आदिवासी मूलवासी को सदान कहते हैं। आदिवासी किसे कहेंगे। आदिवासी जो आदि काल से झारखंड में रह रहे, जो आदि काल से झारखंड के जंगलों में निवास है उसे क्या कहा जाएगा, आदिवासी। दिक्कू बाहरी कह के इसे संबोधित किया जाता है कि बाहरी लोगों को दिक्कू कहा जाता है। आदिवासी व मूलवासी जो हैं, आदिवासी या मूलवासी ये झारखंड के आदिवासियों के बारे में कहा जाता है। और गैर आदिवासी और मूलवासी जो हैं ये आपके झारखंड के कौन होंगे, सदान। झारखंड के कौन होंगे, सदान। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। सदानों से जुड़ा हुआ अन्य प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। सदानों का संबंध किस प्रजाति से है। तो सदानों का संबंध आर्य और द्रविड़ प्रजाति से है। आर्य और आपके द्रविड़ प्रजाति से, अर्थात आपके ऑप्शन क्या आएंगे, डी ऑप्शन, कि आर्य और द्रविड़ प्रजाति का संबंध किससे है, सदान से। आपके यदि ऑप्शन में केवल आर्य और द्रविड़ होते और ये दोनों का ऑप्शन नहीं होता तो यहाँ पर आप फंस सकते थे, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि आर्य और द्रविड़ दोनों यदि हैं तो वो कौन है, सदान है। इस प्रकार से आपके आर्य और द्रविड़ भी किससे संबंधित है, सदानों से। मंगोलाई की तो बात ही नहीं है, मंगोलियाड का तो बात नहीं, ये आपके ऑप्शन कट जाएंगे और आपके उत्तर क्या निकल के आते हैं, डी, है ना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन पर अगला प्रश्न। झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी लगभग कितना प्रतिशत है। तो हमने पहले प्रश्न में ही क्लियर कर चुके हैं कि झारखंड की जितनी जनसंख्या है
जितनी जनसंख्या है उसमें से 60% किसका निवास है प्यारे? 60% किसका निवास है प्यारे? सदानों की। और 40% जो निवास है वो किसकी है? यहाँ के मूलवासी आदिवासियों की। और 60% गैर जनजातीय मूलवासी सदानों की है। इस प्रकार से आपके उत्तर इसमें क्या हो जाएंगे? आपके उत्तर हो जाएंगे खा, अर्थात बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। सदानों के बारे में ये बात है कि सदानों को झारखंड का मूलवासी कहने के साथ साथ झारखंड के विकास की आधार सदानों को ही दिया जाता है। सदानों को ही दिया जाता है। सदानों की भाषा की बात करें, सदानों की भाषा की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा खोरठा, खोरठा, कुरमाली, 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 पंच परगनिया, पंच परगनिया, पंच परगनिया, और आपके पंच परगनिया, और आपके नागपुरी, नागपुरी। ये भाषा हमारी झारखंड की गैर जनजाति मूलवासी सदानों की अपनी भाषा है। सदानों की अपनी भाषा है। सदानों की बातें करें तो सदान का मुख्य आर्थिक व्यवस्था मुख्य रूप से आर्थिक रूप से डिपेंडेंट किस पे है? कृषि पर। कृषि कार्य से इन लोगों का जीवोपार्जन करते हैं, जीवन को आगे लेके चलते हैं आर्थिक रूप से। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन पर अगला प्रश्न। सदानों की मुख्य भाषा क्या है? चलिए, हमने बहुत अच्छा किया कि इसके पहले क्लियर किया सदानों की मुख्य भाषा क्या है। सदानों की मुख्य भाषा क्या है? तो सदानों की मुख्य भाषा यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा सदानी, कुड़ुक, संथाली, मुंडारी। जबकि हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा सदानों की भाषा बात करें तो खोरठा, खोरठा, कुरमाली, 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 नागपुरिया, है ना, नागपुरी, नागपुरी। और एक भाषा क्या है? पंच परगनिया, पंच परगनिया, पंच परगनिया, पंच परगनिया। ये भाषा सदानों की अपनी भाषा है। ये भाषा सदानों की भाषा है। तो यहाँ पर इन भाषाओं का कोई ऑप्शन देखने को आपको नहीं मिल रहा है, कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन एक शब्द यहाँ जोड़ा है सदानी। तो सदानों की जो भाषा है वो सदानी है। और सदानी भाषा कोई और नहीं, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, पंच परगनिया ये सभी है। खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, पंच परगनिया ये सभी है। कुड़ुक, संथाली, मुंडारी ये आदिवासियों की भाषा है, ये जनजातियों की भाषा है, ये आदिवासियों की भाषा है। इसलिए ये आपके तीनों ऑप्शन कट जाएंगे प्यारे और आंसर क्या हो जाएंगे? का। आंसर क्या हो जाएंगे? का, है ना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या है? शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द किस भाषा से संबंधित है? शब्द की उत्पत्ति के दृष्टि से सदान जो शब्द आप पढ़ रहे हैं, सदान जो शब्द आप देख रहे हैं, लिख रहे हैं, वो किस भाषा से है? वो किस भाषा से है? तो सदान की उत्पत्ति कौन सी भाषा से है? आप तो यहाँ सीधा चले जाएंगे, यदि खोठा भाषी से जुड़े हुए लोग होंगे तो खोठा मारेंगे, नहीं, खोठा नहीं होगी। और आप देखिए इस ऑप्शन को हम लोग क्या करते हैं ना, काटते हैं। संथाली भाषा और मुंडारी भाषा ये तो जनजातियों की भाषा है, ये तो जनजातियों की भाषा है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। बच गया नागपुरी, है ना। नागपुरी और खोठा ये दोनों सदानों की भाषा है, लेकिन सदान भाषा की, सदान शब्द की उत्पत्ति खोठा भाषा से ना होकर के नागपुरी भाषा से हुआ है, नागपुरी भाषा से हुआ है। इस प्रकार से आपके जो उत्तर हैं वो क्या होगा? नागपुरी। आपके उत्तर क्या हो जाएंगे? नागपुरी, है ना, नागपुरी। चल अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और ये आपका रहा अगला प्रश्न। सदानों की जीविका का मुख्य साधन क्या है? हमने इसके ऊपर भी इसके प्रति प्रश्न देखे हैं। तो कह रहा है जीविका का मुख्य साधन क्या है? शिकार, शिकार करना, व्यापार करना, पशुपालन या कृषि। तो सदानों की
जीवन उपार्जन के लिए, जीवन जीने के लिए कृषि इसकी मुख्य साधन है। कृषि इसका मुख्य साधन है। कृषि पर डिपेंडेंट है सदान जनजाति। कृषि पर डिपेंडेंट है सदान जनजाति, है ना, सदान लोग। अब सदान क्या है आप समझ रहे होंगे। सदान में कौन कौन से आएंगे, कुछ जातियों को मैं आपको बता दूं। सदान में आप क्या जाएंगे, ब्राह्मण जो आपके, है ना, जो आपके समाज में मिलते हैं सामाजिक ढांचे के तहत, राजपूत, है ना, राजपूत, और क्या आ जाएंगे, भूमिहार, है ना, तो भूमिहार, है ना, भूमिहार, और क्या आ जाएंगे, माली, माली, और क्या आ जाएंगे, कुम्हार, कुर्मी, कुम्हार, कुर्मी। ये सभी जातियां सदान के अंतर्गत हैं। बनिया, सोनार, ठाकुर जनजाति, ये सभी जातियां किसमें, सदान से संबंधित है, सदान से संबंधित है। अर्थात हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ सभी धर्मों से जो आपको देखने को मिलेगा, हिंदू धर्म में सर्वाधिक सदान आपको देखने को मिलेंगे। आपके बौद्ध हो गई, जैन हो गई, हिंदू हो गए, ये सभी सदान माने जाते हैं, सदान माने जाते हैं। और ये सभी क्या है, सदान है, जो झारखंड में बसे हैं, झारखंड में क्या है, बसे हुए, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सदानों का मुख्य भोजन क्या है, सदानों का मुख्य भोजन क्या है। तो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश का यदि मुख्य भोजन देखा जाए तो मुख्य रूप से क्या खाते हैं सब, मड़ुआ, गेहूँ, मक्का, चावल। तो झारखंड और बिहार में चावल प्रसिद्ध है, और इन लोगों का मुख्य जो भोजन है वो क्या है, चावल है, क्या है, चावल है ना। मुख्य भोजन के रूप में सब क्या पढ़ते हैं, चावल। इसके साथ यदि बातें करें चावल के साथ, तो आपको देखने को मिलेगा मकई, नाम सुने होंगे सभी लोग, मकई, है ना, दलहन, दलहन, मड़ुआ, ये सभी प्रयोग करते हैं। लेकिन मुख्य भोजन आपको यदि बात करें कि सदानों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या है, तो प्यारे आपके क्या है, चावल। तो आपकी क्या है, चावल। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और ये रहा, धर्म की दृष्टि से प्राचीन सदान है, धर्म की दृष्टि से प्राचीन जो सदान है वो कौन है। अर्थात इसमें से सब सदान का ही ऑप्शन डाला हुआ है, जैन, मुस्लिम, का और खा। लेकिन धर्म की दृष्टि से प्राचीन सदान कौन है, प्राचीन सदान कौन है, तो धर्म की दृष्टि से प्राचीन सदान आपके कौन मिलेंगे, हिंदू। कौन मिलेंगे, हिंदू, है ना, कौन मिलेंगे, हिंदू। तो प्राचीन सदान के अंतर्गत आएगा आपका हिंदू। हाँ जैन भी है, जैन भी सदान है, लेकिन प्राचीन सदान हिंदू है। हिंदू से ही तो जैन और बौद्ध निकला है, हिंदू से तो ही बौद्ध और जैन निकला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं प्यारे, और ये रहा आपके अगले प्रश्न। शारीरिक संरचना की दृष्टि से सदानों का संबंध निम्न में से किससे प्रतीत होता है, बता रहा है। शारीरिक ढांचा के आधार पर हमें बताइए कि सदानों का संबंध किस प्रकार से प्रतीत होता है, किस जनजाति, किस वर्ग, किस प्रजाति में आएगा, किस प्रजाति में आएगा, है ना, किस प्रजाति में आएगा। तो सदान की बातें करें तो आर्य तो आएगा ही, ऑस्ट्रिक, द्रविड़, अर्थात ये तीनों संरचना सदानों की शारीरिक संरचना देखने को मिलती है। ये तीनों की गुण शारीरिक संरचना के रूप में, शारीरिक संरचना के रूप में सदानों की शारीरिक प्रतीक माना जाता है, और ये देखने को आपको झारखंड में मिलेंगे। ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए उपरोक्त में आपके क्या हो जाएंगे आंसर, घ उपरोक्त में, है ना, तीनों सही है। शारीरिक संरचना आर्य, ऑस्ट्रिक और द्रविड़ की जैसा मिलता जुलता है, तीनों के मिले जुले आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। सदान समाज होता है, सदान का समाज कैसा होगा, मातृ प्रधान, आंशिक रूप से पितृ सत्तात्मक, आंशिक रूप से मातृ सत्तात्मक, या पितृ सत्तात्मक।
तो सदान जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक समाज है, अर्थात पुरुष ही उत्तराधिकार बनेगा। सदान के समाज में पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष को ही उत्तराधिकार प्रदान किया जाएगा। ये अधिकतर देखा जाता है कि उत्तराधिकार पिता की ओर से चलता है, पिता की ओर से चलता है, अर्थात घर का स्वामी, घर का मालिक सबसे बड़े पुत्र या पुरुष जो रहेंगे उसी के कंधों पर जाता है, उसी के कंधों पर जाता है। इस प्रकार से आपके तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तीनों ऑप्शन आपके कट गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। भाषा की दृष्टि से सदान का संबंध है, भाषा की दृष्टि से बताएंगे सदान का संबंध है। भाषा की दृष्टि से आप देखेंगे संथाली आपकी जनजाति की भाषा है, मुंडारी आपकी जनजाति की भाषा है, हो आपकी जनजाति की भाषा है। संथाली भाषा जो है वो संथाल जनजाति से जुड़ा हुआ है, वो आपका किससे जुड़ा हुआ है, संथाल जनजाति से। मुंडारी भाषा जो है वो मुंडाओं की भाषा है, वो मुंडा जनजातियों की भाषा है। हो जो भाषा है हो जनजाति की भाषा है, अर्थात ये तीनों भाषा आपको जनजातियों की भाषा है, तीनों भाषा ये जनजातियों की भाषा है। आपकी जो खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और कुरमाली, ये चार भाषा आपको देखने को मिल रहा है, और ये चार भाषा जो है ये किसकी है, सदान की भाषा है, सदान की भाषा है। ये बात हम लोग पहले भी रिपीट कर चुके हैं कि सदानों की खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली भाषा है। और सदान शब्द की उत्पत्ति, व्युत्पत्ति की बातें करें तो कौन सी भाषा से हुई है, नागपुरी से। कौन सी भाषा से हुई है, नागपुरी से, है ना, नागपुरी से। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या है, झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। तो झारखंड में कुल आपके 33 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, 33 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। अभी वर्तमान में 33 जनजातियां हो गई है। 32 जनजातियां प्लस सरकार ने एक और जनजाति जोड़ी, और वह जनजाति कौन है, पुराण जनजाति। वे जनजाति कौन है, पुराण जनजाति। तो झारखंड में कितनी जनजातियां हो गई, 33 जनजातियां। आपके ऑप्शन के अनुसार जब ये क्वेश्चन लिखा जा रहा था उस समय के अनुसार आपके 32 जनजातियों का आंकड़ा था, इसलिए आपको आंसर 32 गा ही दिया गया होगा। लेकिन वर्तमान में आपकी पुरान जनजाति को जोड़ के 33 जनजातियां हो गई, इसलिए आपके ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, और आंसर क्या हो जाएंगे, सी। आंसर क्या हो जाएंगे, सी, है ना। चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न। झारखंड की कुल कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। तो झारखंड की कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, 8 जनजाति हैं प्यारे, 8 जनजाति हैं। कौन कौन है वे सभी हम लोग देख लें। कौन कौन है, असुर, असुर है ना, असुर, बिरहोर, बिरहोर, ब्रिजिया, 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 परहिया, परहिया, कितने, 4 हुए, परहिया, सबर। 8 जनजाति आप देख लीजिए, ये 8 जनजाति झारखंड की आदिम जनजाति है। सबर, कोरवा है ना, कोरवा, माल पहाड़िया, माल पहाड़िया, माल पहाड़िया। 33 जनजाति को आप विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, आपको सारी बातें इन लोगों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सारी व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी। माल पहाड़िया कितने हुए, कितनी, 8 जनजाति हम लोगों को पढ़नी है। 1 2 3 4 5 6 7, एक जनजाति छूट रही है आप, हाँ, सोरिया पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया है ना, सोरिया पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया। इस प्रकार से ये 8 जनजातियाँ जो हैं, ये 8 जनजातियाँ आदिम जनजाति के अंतर्गत आती हैं, आदिम जनजाति के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं,
और ये आपका रहा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है? ध्यान रखेंगे, आदिम जनजाति नहीं है। कौन इसमें से आदिम जनजाति नहीं है? हमने अभी सब चीज़ वर्णन किया, तो कौन नहीं होगा? बिरहोर है, कोरवा है, असुर है। महली जनजाति, जो महली जनजाति है आपकी, ये आदिम जनजाति नहीं है ना, ये आपकी आदिम जनजाति नहीं है। और आपके उत्तर क्या हो जाएंगे? ग नंबर उत्तर हो जाएंगे कि महली जनजाति जो है वो आदिम जनजाति क्या है? नहीं। ठीक है, आदिम जनजाति नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, और ये रही आपकी स्क्रीन पर प्रश्न। क्या है? प्रजातीय तत्व के आधार पर झारखंड की जनजातियां किस वर्ग से संबंधित हैं? प्रजातीय तत्व के आधार पर झारखंड की जो जनजातियां हैं किस वर्ग से संबंधित है? ये प्रश्न आपको पूरी जनजाति पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। झारखंड की जो जनजातियां हैं उसमें से अधिकांश जनजातियां क्या देखने को मिलती है, अर्थात सर्वाधिक कहा जाए तो कौन सी वर्ग में आती हैं? तो अधिकांश जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड में आएगी, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड में आएगी। तो झारखंड की सर्वाधिक जनजातियों का जो वर्ग है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड में है। किसमें है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है ना। मंगोलॉइड आपके कट जाएंगे, कॉकेस आपके कट जाएंगे और निग्रोइड भी कट जाएंगे। इस प्रकार से क्या आ गया आपका ऑप्शन? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ठीक है, चलिए ये रही आपकी अगली प्रश्न। क्या है? झारखंड के जनजातीय समाज की संरचना कैसी है? झारखंड के जनजातीय समाज की संरचना कैसी? हम लोगों ने सदान के समाज की संरचना देखे थे, पितृ प्रधान था, पुरुष ही सब चीज निर्णय लेगा, घर का स्वामी, घर का मालिक कौन होगा? पुरुष होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपके प्रश्न है, झारखंड के जनजातीय समाज की संरचना कैसी है? यहाँ पर भी आपको जनजातीय समाज की संरचना पितृ सत्तात्मक है, पितृ प्रधान है, पुरुष प्रधान है ना। कैसी है? पुरुष प्रधान है। कैसी है? पुरुष प्रधान है। ठीक है, इस प्रकार से ये ऑप्शन कट जाएंगे। पिता ही प्रधान है, पुरुष ही वास्तविक निर्णय लेगा। जनजातियों में भी हमने ये बात समझा और सदानों में भी ये बात हम लोगों ने समझे। चलिए अगली प्रश्न की ओर लोग जाते हैं। क्या है प्रश्न आपका? जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? सदानों में हम लोगों ने देखें कि जीविका उपार्जन के लिए, जीवन यापन के लिए कृषि उसका मूल आधार था। उसी प्रकार से जनजातियों के बारे में पूछ रहा है कि भैया आप ये बताएं कि झारखंड की जनजातियों का जो अर्थव्यवस्था है वो किस पे आधारित है? तो झारखंड की जनजातियों की भी कृषि व्यवस्था मूल आधार जो है अर्थव्यवस्था का वो किस पे आधारित है? कृषि पर। किस पे आधारित है? कृषि पर। पशुपालन, शिकार और शिल्पकारी बाद में आते हैं, लेकिन प्रथम आपकी क्या है? कृषि है। ठीक है, क्या है? कृषि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम लोग चलते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। झारखंड की जनजातियों का प्राचीन धर्म क्या है? झारखंड की जनजातियों का प्राचीन धर्म क्या है? सनातन धर्म, ये तो सदानों का है, ये तो आपको सदान का है, सदान का धर्म है ये आपका। यहाँ जनजाति का पूछ रहा है ना। जैन धर्म, ये भी आपको सदानों में देखने को मिले। ईसाई, ये भी आपका सदान है। अर्थात 3 धर्म जो आपको देखने को मिल रहा है, सनातन धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, ये तीनों धर्म का संबंध किससे है? झारखंड में सदान से। और सदान किसी कहते हैं? गैर जनजाति झारखंड के मूलवासी जो आपके हैं वो सदान है, तो ये तीनों धर्म सदान से जुड़े हुए हैं। तो बच गए वो धर्म आपके किस में आ जाएंगे? जनजातियों के धर्म में। तो ये रही आपकी शरणा, है ना, शरणा धर्म। ये आपकी क्या है? शरणा धर्म। और शरणा धर्म का
सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। शरणा धर्म जो है वो आदिवासियों का प्राचीन है। और शरणा के बारे में थोड़ी और बातें समझने की, शरणा है क्या, शरणा धर्म का संबंध कैसे है। जो आपके शरणा धर्म है, जो आपके शरणा धर्म है, ये प्रकृति से जुड़ा धर्म है। ये प्रकृति की पूजा करता है, प्रकृति की पूजा करता है, प्रकृति की पूजा करता है। इसलिए जनजातियों का आधार आप देखेंगे, जीवन यापन आप देखेंगे, जीविका उपार्जन देखेंगे, आज भी प्रकृति के अनुकूल है, प्रकृति के अनुसार चलते हैं। इन लोगों के पर्व त्यौहार की बातें करें, शरणा में पर्व त्यौहार की बातें करें तो कैसे है, प्रकृति के आधार पर ही इन लोगों का क्या होता है, पर्व त्यौहार मनाया जाता है। पर्व त्यौहार मनाते हैं लोग, है ना, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के नियमों के अनुसार, और प्रकृति की ही पूजा करते हैं और प्रकृति से जुड़े हुए धर्मों को मानते हैं, प्रकृति से जुड़े हुए धर्मों को मानते हैं। ये है आपका शरणा धर्म। अर्थात शरणा धर्म कुछ और नहीं, प्रकृति से जुड़ा हुआ धर्म है, प्रकृतिक पूजा ही शरणा धर्म है। ठीक है, तो ये जनजातियों का प्राचीन धर्म है, ये जनजातियों का प्राचीन धर्म है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जनजातियों में अंतिम संस्कार की कौन सी प्रथा प्रचलित है। जनजातियों में अंतिम संस्कार के लिए कौन सी प्रथा प्रचलित है। तो आप पूरी जनजाति 3300 जनजाति यदि आप पढ़ेंगे प्यारे, तो आपको दो बातें सभी जनजातियों में कॉमन मिलेगा, कॉमन मिलेगा। और भी क्या मिलेंगे, शवों को गाड़ने और दफनाने प्रचलित है, शवों को गाड़ने और दफनाने की क्रिया प्रचलित है, और शव को जलाने ये भी आपको प्रचलित है। अर्थात ये दोनों बातें आपको जनजातियों में देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपके प्रश्न के उत्तर निकल के क्या आते हैं, प्रश्न के उत्तर निकल के क्या आते हैं, सी। ठीक है, क्या आते हैं, सी। तो दोनों प्रथाएं प्रचलित हैं जनजातियों में। चल, ये रही आपकी अगली प्रश्न। और ये प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड के निम्न प्रमुख जनजातियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का चयन करें। अर्थात घटते हुए जनसंख्या आपको दिखानी है, किसकी, जनजातियों की, जनजातियों की। तो आपको पता है झारखंड में सबसे अधिक जनजाति कौन है आपके, संथाल। कौन है आपके, संथाल। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कौन, उरांव। कौन मिलेगा, उरांव। इसके बाद आप चले जाएंगे तो आपको मिलेगा मुंडा। और इस ऑप्शन के अनुसार आपको ये मिलेगा चौथा ऑप्शन में हो। तो आप देखिए किस प्रकार से कहाँ सेट हो रहे हैं, आपके इस प्रकार से कहाँ पर सेट हो रहे हैं। और जिस विकल्प, जिस ऑप्शन में ये बातें आ रही हैं आप इसे पकड़ लीजिए, है ना। तो पहला आपका क्या हो गया, संथाल। दूसरा आपका क्या हो गया, उरांव। तीसरा आपका क्या हो गया, मुंडा। चौथा क्या हो गया, हो। चौथा क्या हो गया, हो। अब चले आते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। आपके ये जो है ये 3 नंबर यहाँ, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन में आपके यहाँ 3 लिखाएंगे, आपके 3 लिखाएंगे। तो चले आते हैं हम गा ऑप्शन पे। आप देखेंगे पहला नंबर पर है 3 नंबर का संथाल, दूसरा नंबर पर है उरांव, है ना। दूसरा नंबर पर है आपके क्या, उरांव जनजाति। इसके बाद आप चले जाएंगे मुंडा जनजाति तीसरे नंबर पर है। और चौथा नंबर पर एक नंबर है हो जनजाति। ये ऑप्शन आपके सही हैं, ये ऑप्शन आपके सही हैं, गा ऑप्शन, गा आपका सही ऑप्शन है ना। चल अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अर्थात झारखंड में सबसे अधिक जनजातियों की संख्या में कौन है, पहला स्थान पर संथाल, है ना। दूसरा स्थान पर उरांव, तीसरा स्थान पर मुंडा, चौथा स्थान पर हो। ये सीक्वेंस, ये सीरीज जरूर याद रखिएगा, ये घटते क्रम में है, घटते क्रम में है। चल अगली प्रश्न रही आपके ये,
झारखंड की जनजातियों का सर्वाधिक प्रिय पेय पदार्थ क्या है? झारखंड की जनजातियों का सर्वाधिक प्रिय पेय पदार्थ आपको पूछ रहा है कि सबसे मीठा या सबसे पसंदीदा, सबसे मधुर पेय पदार्थ जनजातियों का क्या है? दारू? नहीं, आप लोग सब जानते हैं दारू किससे बनता है, कैसे बनता है ना। सोमरस, ये प्राचीन में था। हड़प्पा सभ्यता आप पढ़ेंगे, ऋग वैदिक कालिक सभ्यता आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा सोमरस। तो प्राचीन समय में सोमरस था, लेकिन जनजातियों का नहीं था। गन्ने का रस तो अभी है, गन्ने का रस अभी प्रचलित है, तो जनजातियों में गन्ने का रस नहीं है। हड़िया है ना। जनजातियों में आपका प्रिय पेय पदार्थ क्या है? हड़िया है ना। प्रिय पेय पदार्थ क्या है? हड़िया है। हड़िया का जो प्रयोग है जनजातियों में, हड़िया का जो प्रयोग है लगभग सभी महोत्सव, सभी उत्सव में इसका प्रिय के रूप में पान होता है ना। महोत्सव में, सभी महोत्सव में, सभी वो खुशी के माहौल में, वो आनंद के माहौल में किसका प्रयोग करते हैं? हड़िया का। किसका प्रयोग करते हैं? हड़िया का। ठीक है, हड़िया का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और आपके स्क्रीन पर ये रहा अगला प्रश्न, और ये क्या है? टंडा क्या है? टंडा क्या है? तो प्यारे इसको समझेंगे। टंडा आप लोग पढ़े होंगे बिरहोरों का युवा गिरा है, लेकिन आज हम लोग बिरहोरों का युवा गिरा के साथ साथ कुछ नई चीज़ भी सीखेंगे कि टंडा क्या होती है। टंडा क्या होती है? क्या टंडा गीत है? नहीं, टंडा गीत है नहीं। क्या टंडा त्यौहार है? नहीं। विभिन्न परिवारों का एक समूह है। युवा गिरा भी एक समूह के रूप में है, प्रशिक्षण का होता है। युवा गिरा जो है प्रशिक्षण केंद्र होता है, और बिरहोरों में जो युवा गिरा है उसे टंडा ही कहा जाता है, टंडा ही कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं विभिन्न परिवारों का समूह, ये सही है। कई परिवार मिलके एक जगह पर जब वो करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। अब टंडा के बारे में थोड़ी और विस्तृत अध्ययन करें, कि टंडा के बारे में थोड़ी और विस्तृत अध्ययन हम लोग कर लेते हैं ना। बिरहोर नाम जनजातियों का हमने बताया, आप चले जाएंगे तो बिरहोर है ना, क्या हो रही है, चलो बिरहोर, कोरवा, पहाड़िया, खड़िया आदि जनजातियों का सांस्कृतिक विकास का काम होता है। बिरहोर, ये सब जनजातियों का खास करके कोरवा है ना, परहिया, ये आदिम जनजाति हैं। परहिया, खड़िया, इन जनजातियों का जो सांस्कृतिक विकास का केंद्र है, सांस्कृतिक विकास का जो केंद्र है उसी क्या कहा जाता है? टंडा। उसी क्या कहा जाता है? टंडा। इनके जीवन के कहा जाए यहाँ पर वे सभी प्रशिक्षण दिए जाते हैं जो पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से आने वाली पीढ़ी को शिक्षा मिले। एक तरह से ये धार्मिक और सामाजिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। टंडा एक तरह से कहा जाए तो जनजातियों में बिरहोर, कोरवा, परहिया में सामाजिक धार्मिक विकास कर्म का काम करता है ना। विकास कर्म का काम करता है, विकास का काम करता है कौन? टंडा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। टोटम का संबंध किससे होता है? टोटम का संबंध किससे होता है? टोटम का संबंध किससे होता है? तो टोटम आपको देखने को मिलेगा गीत नहीं, धन नहीं, समाज से संबंधित है। लेकिन समाज के और अंदर चला जाए तो गोत्र व्यवस्था से संबंधित है आपके क्या प्यारे? टोटम आपके गोत्र व्यवस्था से संबंधित है प्यारे।
गोत्र व्यवस्था से संबंधित है टोटम। टोटम का प्रयोग प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ये प्रतीक किसका होता है? गोत्र का प्रतीक होता है, गोत्र का प्रतीक होता है। और टोटम के प्रति क्या है? सम्मान का भाव रखा जाता है। क्या है? सम्मान का भाव रखा जाता है। सम्मान का भाव रखा जाता है किसके? टोटम के प्रति। आदर, सम्मान, श्रद्धा, विश्वास सब चीज़ रखा जाता है टोटम के प्रति, क्योंकि मान्यता है कि हमारी जो गोत्र है वो यहीं से प्रारंभ होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? टोटम। और इसे प्रतीक चिन्ह के रूप में हम प्रयोग करते हैं, और इसे प्रतीक चिन्ह के रूप में हम प्रयोग करते हैं टोटम। टोटम सम्मान, भाव, विश्वास ये सभी भाव किसमें देखा जाता है? टोटम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। मदान तथा मजुमदार के अनुसार निषेज्ञता के कितने उद्देश्य होते हैं? निषेज्ञता के कितने उद्देश्य होते हैं? तो मदान और मजुमदार के अनुसार इसके कितने उद्देश्य हैं? तो 3 उद्देश्य हैं प्यारे। इसके कितने उद्देश्य हैं? 3 उद्देश्य हैं। कितने उद्देश्य हैं? 3 उद्देश्य है ना। मदान और मजुमदार के अनुसार इसके 3 उद्देश्य हैं। 3 उद्देश्य की बात करें तो वे 3 उद्देश्य क्या है? 3 उद्देश्य की बातें करें तो वो 3 उद्देश्य क्या है? तो और क्लियर हो जाएगा। पहला उद्देश्य उत्पादकता है ना। पहला उद्देश्य क्या है? उत्पादकता। दूसरा उद्देश्य सुरक्षा। और तीसरा उद्देश्य रोक। अब इन बातों को थोड़ा समझिएगा, है ना। कहीं कहीं मदान और मजुमदार को जब रोक की ज़रूरत होती है, आगे बढ़ने के लिए प्रतिबंध की भी आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर रोक लगाया जाता है। आगे बढ़ने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता होती है तो सुरक्षा किया जाता है। और आगे बढ़ने के लिए उत्पादकता बहुत ही आवश्यक है, तो इसका भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए मदान और मजुमदार के अनुसार निषेज्ञता के कितने उद्देश्य हैं? तो 3 उद्देश्य में। इस प्रकार से हमने आज की MCQ सेशन में प्रश्नों का संग्रह को हमने क्या किया? विश्लेषण के तहत क्लियर किए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, क्लास कैसा रहा, क्लास किस प्रकार से रहा। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।